हेलो स्टूडेंट। यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं सतत आवेश वितरण। जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है सतत आवेश वितरण, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्या होता है, फिर हम लोग पढ़ेंगे आवेश घनत्व क्या होता है। फिर हम लोग ये चर्चा करेंगे कि किसी अब तक हमने जो पढ़ा था कूलाम का जो नियम था या कूलम फोर्स था, वो किसी बिंदु आवेश पर ही लागू होता था। तो आज हम लोग उस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि अगर मतलब कोई पृष्ठ हो, कोई तार हो या कोई ठोस वस्तु हो, उसके ऊपर अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसके कारण किसी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या कोई चार्ज रखा है कितनी दूरी पर वस्तु से, तो उस पर फोर्स कैसे निकाला जाए, तो इसी बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहले शुरुआत कर लेते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्या होता है। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कंटिन्यूअस मतलब लगातार मतलब होता है कि मतलब है कि आवेशों का वितरण इस प्रकार हो कि दो आवेशों के बीच का स्थान अति अल्प हो, यानी बहुत कम, यानी आवेश क्या हो, पास पास रखे हैं। आवेश एक दूसरे के क्या हो, बहुत पास, बहुत करीब होते हैं। जब आवेशों का वितरण इस प्रकार होता है कि आवेश जो है पास पास होते हैं, तो उसको हम लोग सतत आवेश वितरण कहते हैं। क्या कहते हैं? सतत आवेश वितरण। तो उस बात को हम लोग लिख लेते हैं कि जब आवेशों का वितरण इस प्रकार हो कि आवेशों के बीच की दूरी अति अल्प हो, अर्थात इनके बीच बहुत कम स्थान है, मतलब अर्थात आवेश पास पास है, आवेश बहुत पास पास है। तो ऐसे वितरण को सतत आवेश वितरण कहते हैं। सतत आवेश वितरण कहते हैं। मतलब आवेशों का वस्तु पर वितरण इस प्रकार हो कि आवेश पास पास हो, मतलब उनके बीच की दूरी बहुत कम हो, तो ऐसे वितरण को हम लोग सतत आवेश वितरण कहते हैं। अगर किसी वस्तु पे आवेश का वितरण एक बीमी होता है तो उसे हम लोग रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। अगर दो बीमी होता है तो उसे हम लोग क्षेत्रीय आवेश वितरण कहते हैं। अगर तीन बीमी होता है तो उसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। यदि वस्तु पर आवेश वितरण एक बीमी है तो इसे रेखीय आवेश वितरण, द्विविमीय होने पर क्षेत्रीय आवेश वितरण या पृष्ठीय, इसको कह लेते हैं पृष्ठीय आवेश वितरण, तथा त्रिविमीय होने पर आयतन आवेश वितरण कहते हैं। आयतन आवेश वितरण कहते
मतलब आवेश का वितरण अगर इस तरह हो किसी वस्तु पे कि वो एक विमी रूप में हो तो उसे कहेंगे कि रेखीय आवेश वितरण है। एक विमी का मतलब सिर्फ उसमें लंबाई हो। अगर आवेश वितरण द्विविमी है तो उसे हम लोग क्षेत्रीय आवेश वितरण कहेंगे, जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो, दो बीमा हो। और यदि आवेश वितरण इस प्रकार त्रिविमी होगा तो उसे हम लोग आयतन आवेश वितरण कहेंगे, जिसमें कि तीन बीमा होता है, जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है उसी का आयतन होता है, जिसमें लंबाई और चौड़ाई होती है उसी का क्षेत्रफल होता है, और जिसमें सिर्फ लंबाई होता है तो उसकी एरिया 0 होती है, तो सिर्फ लंबाई होती है। तो आवेशों का वितरण एक बीमी है तो उसे रेखीय आवेश वितरण, और दो बीमी है तो उसे क्षेत्रीय आवेश वितरण, त्रिविमी है तो उसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। अब हम लोग आगे चर्चा करेंगे आवेश घनत्व के बारे में। इसके बारे में आवेश घनत्व के बारे में हमने आपको सतत आवेश वितरण बताया, और अगर आवेश वितरण एक बीमी है रेखीय होगा, द्विविमीय क्षेत्रीय है और त्रिविमीय है तो आयतन आवेश वितरण है। ये चीज़ हमने बोर्ड पे लिखा है। अब हम लोग महत्वपूर्ण बात करेंगे जिसका प्रयोग आगे होगा, वो है आवेश घनत्व, मतलब चार्ज डेंसिटी। आवेश घनत्व, चार्ज डेंसिटी से आवेश घनत्व। तो आवेश वितरण के हिसाब से आवेश घनत्व भी तीन प्रकार का होता है। अगर आवेश वितरण रेखीय है तो उसे रेखीय आवेश घनत्व कहेंगे, क्षेत्रीय है क्षेत्रीय आवेश घनत्व कहेंगे। अगर आवेशों का वितरण जो है किसी वॉल्यूम में हुआ है, मतलब आयतन में हुआ है, तो उसे हम लोग आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। लेकिन रेखीय आवेश घनत्व का मतलब होता है प्रति एकांक लंबाई पर, क्षेत्रीय आवेश घनत्व का होता है प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, और आयतन आवेश घनत्व होता है प्रति एकांक आयतन। पूरे आयतन पर जो आवेश वितरण है नहीं, उसके एकांक आयतन, एकांक क्षेत्रफल और एकांक लंबाई पर। तो आवेश वितरण के हिसाब से आवेश घनत्व तीन प्रकार का होता है। आवेश वितरण के आधार पर आवेश घनत्व तीन प्रकार का होता है, या इसे तीन प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। आवेश वितरण के आधार पे आवेश घनत्व जो है तीन प्रकार का होता है, मतलब इसे तीन प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। जिसमें जैसे पहला है रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब देखिए, रेखीय आवेश वितरण का मतलब हुआ कि जब चार्ज किसी लंबाई पर एक बीमी वितरण हो, चार्ज का एक बीमी वितरण हो तो उसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। लेकिन किसी लंबाई पे अगर चार्ज वितरित है तो उसकी एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को ही हम लोग क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व। क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। प्रति एकांक लंबाई, प्रति एकांक लंबाई पर, क्योंकि इसमें केवल लंबाई होता है तो उसकी एकांक लंबाई पर, प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। और इसे हम लोग एक अक्षर लैम्डा, इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं।
लैम्डा प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश घनत्व कहते हैं और इसे लैम्डा अक्षर से प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा से। मान लेते हैं कि यदि यह लंबाई के तार पर, चालक तार पर, यदि यह लंबाई चालक तार पर Q आवेश वितरित हो, क्या हो? Q आवेश वितरित हो तो तार का रेखीय आवेश घनत्व क्या होगा? तार का रेखीय आवेश घनत्व, या तो रेखीय आवेश घनत्व क्या होगा? लैम्डा बराबर परिभाषा क्या है? उस पर क्यों चार्ज है? L। मतलब यहाँ समझिए कि L लंबाई पे Q चार्ज है तो एकांक लंबाई पे Q बाई L होगा। इसी को तो हम लैम्डा कहते हैं। प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, लैम्डा प्रति। मतलब पूरी लंबाई पे Q है तो एकांक लंबाई पे Q बाई L, इसी को लैम्डा कहा जाता है। ठीक। अब ये हुआ मात्रक, इसका क्या हो जाएगा? मात्रक यहाँ से देख सकते हैं, देखिए Q का कूलाम होता है और लंबाई का मीटर होता है। मात्रक मीटर होता है, बीमा क्या हो जाएगी? Q का होता है 80, इसका होता है L, यानी L इनवर्स 80। ठीक, L इनवर्स 80। तो सूत्र होगा लैम्डा बराबर Q बटे L। अब देखिए इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं कि जब कोई वलय हो, रिंग हो, तार की बनी हुई रिंग हो, या कोई एक लंबा तार हो या परमिट तार हो, उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उस तार के कारण किसी पॉइंट पर अगर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या कोई चार्ज और रखा हो, पॉइंट चार्ज, तो उस पर लगने वाले, उसके कारण, उस तार के कारण उस पर लगने वाला बल निकालना होता है। तो उसमें हम इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं, उसमें हम इसका सहयोग लेते हैं, इसके सहारे हम उसे निकालते हैं। क्यों निकालते हैं? क्योंकि अब तक हमने जो पढ़ा हुआ है वो हमने पॉइंट चार्ज के लिए जो कूलम फोर्स होता है वो एक बिंदु आवेश पर ही लागू होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, फिर थोड़ा इंटीग्रल का इस्तेमाल करेंगे। तो हम किसी पॉइंट पर एक तार के कारण, एक रिंग के कारण हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या कोई चार्ज है तो उसके कारण लगने वाला बल ज्ञात कर सकते हैं। तो उसमें ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। अब जैसे हमें इसी को निकालना है, अब चलिए हम एक तार ले लेते हैं, तो उसके कारण किसी पॉइंट पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं, या उस तार के कारण किसी पॉइंट पर अगर कोई धन परीक्षण आवेश लगा या कोई चार्ज रखा है तो उस पर फोर्स का फार्मूला निकालते हैं। अब जैसे मान लीजिए ये एक तार है, इस पे L लंबाई मान लो, चलिए L लंबाई का तार है, और इस पे चार्ज Q जो है इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है और लंबाई इसकी L है। अब इस तार के कारण किसी पॉइंट P पे हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। चूँकि ये चार्ज जो Q है इस पे पूरे तार पे डिस्ट्रीब्यूट है, पूरे L लंबाई पे। आप आगे पढ़ेंगे कि अपरिमित लंबाई का भी हो सकता है, तो हम गॉस प्रमेय में हालांकि उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन वहाँ इसी का इस्तेमाल करेंगे। अब जैसे इसके लिए क्या करेंगे कि हम इस L लंबाई की तार पे एक छोटा सा पार्ट लेंगे। पहला काम हम करेंगे कि एक छोटा सा इस पे पार्ट लेंगे जिसको हम लोग DL लंबाई कहते हैं।
अब जैसे कि ये हमने इसको क्या किया, छोटा सा पार्ट डीएल ले लिया, बहुत छोटा, डीएल मतलब है कि बहुत छोटा पार्ट, और उस छोटे पार्ट पे हम चार्ज मान लेते हैं कितना है, डी क्यू एज ए पॉइंट चार्ज। डी क्यू इतना छोटा है होता है कि हम उसे एक बिंदु आवेश के रूप में मान सकते हैं। अब ये तार है, एल लंबाई का है, तो इसकी चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, वो क्यू बाई एल हो जाएगी। अगर यहाँ से देखें तो क्यू बराबर लैम्डा एल। और इसी आधार पर हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे कि देखिए कि एल लंबाई था तो पूरा चार्ज क्यू था, लैम्डा इस तरह से भी डिफाइन हो सकता है। अगर हम डी क्यू चार्ज लेते हैं तो लंबाई भी क्या लेंगे, डी एल, तो भी लैम्डा होगा। लैम्डा कांस्टेंट होता है, एक कांस्टेंट क्वांटिटी है किसी एक चीज़ के लिए, क्योंकि देखिए अगर डी क्यू घट गया तो लंबाई भी घट गई। जैसे क्यू बाई एल लैम्डा, तो डी क्यू बाई डी एल भी लैम्डा ही होता है। तो अब देखिए हमने एक पार्ट ले लिया, अब ये डीएल पार्ट पे डी क्यू चार्ज हमने एज्यूम कर लिया, तो डी क्यू क्या है, एज ए पॉइंट चार्ज। यहाँ पे क्या है, डी क्यू जो है एक बिंदु आवेश। अब जानते हैं कि जो कूलम लॉ है वो बिंदु आवेश पर लागू होता है। अब दूरी मान लेते हैं यहाँ से इसकी जो है, जो हमने ये डीएल ले रखा है यहाँ पे दो पार्ट आर। अब डी क्यू के कारण, अब डी क्यू के पॉइंट चार्ज की तरह काम किया, तो डी क्यू के कारण अब बिंदु पी पर छेद की डायरेक्शन क्या होगी, जब डी क्यू चार्ज है तो उसके कारण डी ई, अब जानते हैं कि प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज के कारण इस पे जो छेद की डायरेक्शन होगी वो दूर की तरफ है। डी क्यू के कारण बिंदु पी पर छेद की जो तीव्रता होगी, अब कूलम लॉ यहाँ लगा लेंगे जिसको हम लोग कहेंगे डी ई, वो क्या होगी 1/4 डी क्यू अपॉन आर। ठीक, हालांकि हमें पूरे तार के लिए निकालना है तो हमें एक चीज़, अब देखिए ये फार्मूला हमने ये अभी अप्लाई कर लेंगे डी क्यू, क्योंकि हमें डी क्यू पता नहीं क्या है, क्योंकि हमें लैम्डा पता है, तो डी क्यू के स्थान पे हम जो है लैम्डा रख सकते हैं। अब जो है डी क्यू के कारण बिंदु पी पर छेद की तीव्रता, तो पूरे तार के कारण क्या हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। तो पूरे तार, अब लंबाई है यल, इसकी बीमा जो है यल है, तो पूरे तार के कारण, मतलब तार के कारण बिंदु पी पर छेद की तीव्रता क्या होगी, तो हम इंटीग्रेट कर देंगे। यल क्या है 1/4 डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यार डी क्यू की जगह आप क्या लिख सकते हैं, लैम्डा डी एल लिख सकते हैं। इधर ई हो जाएगा, जो चीज़ कांस्टेंट है वो बाहर ले लेंगे, एल लैम्डा डी एल अपॉन आर स्क्वायर। हालांकि लैम्डा और आर स्क्वायर भी यहाँ कांस्टेंट होता है, तो चाहे तो आप उसे भी बाहर ले सकते हैं। लैम्डा 4πε0 आर स्क्वायर एल डी एल का अच्छी तरह से लिमिट ले करके इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये हमारा फार्मूला आ गया। तो विद्युत छेद के पास सपोज करिए कि अगर यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ, धन चार्ज, इस पर कितना फोर्स लगेगा हमें वो निकालना है। तो जानते हैं फोर्स के लिए हम फार्मूला होता है क्यू ई, तो यहाँ पे हो जाएगा क्यू, अब क्यू की जगह क्यू नॉट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लैम्डा क्यू नॉट 4πε0 आर स्क्वायर एल डी। तो सिंपल है, हम इसका इस्तेमाल करके हम निकाल सकते हैं। चूँकि हमें डी क्यू पता नहीं होता क्या है, तो इसीलिए हम लैम्डा, चूँकि हमें पता दिया रखा है, तो हमने डी क्यू को लैम्डा के बारे में चेंज कर लेंगे। और रही बात डी एल जो होता है उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, हमारा इंटीग्रेशन से हमें पूरी लंबाई मिल जाएगी। कि हमें
कहाँ से कहाँ तक करना है। चलिए इसी पे हम एक सवाल भी आगे लेंगे। अब चलते हैं दूसरा, क्षेत्रीय आवेश या पृष्ठीय आवेश घनत्व। दूसरा हमारा है पृष्ठीय आवेश घनत्व। आप इसे नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा है हमारा पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व 3 तरह का होता है, यानी इसको हम लोग कह सकते हैं एरिया चार्ज डेंसिटी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एरिया चार्ज डेंसिटी, पृष्ठीय आवेश घनत्व सॉरी, या इसको क्षेत्रफल आवेश घनत्व कहते हैं, घनत्व एरिया चार्ज डेंसिटी। अब क्या है, उसमें हमने क्या लिखा था, प्रति एकांक लंबाई पर। अब इसमें क्या है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर। इसमें लिखेंगे कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे अक्षर जो है सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। इसे प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम लोग सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई गोली कोश होता है, यदि किसी गोली कोश पर, खोखला गोला, यदि किसी गोलीय कोश पर Q आवेश एक समान रूप से वितरित, आवेश एक समान रूप से वितरित है, तो इसका पृष्ठीय घनत्व क्या होगा, इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर हो जाएगा Q बाई इसकी एरिया। यदि गोली कोश की त्रिज्या, यदि गोली कोश की त्रिज्या कितनी हो, कैपिटल R हो, तो क्या हो जाएगा, सिग्मा बराबर Q होते हैं 4 पाई R। ठीक, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, Q का जानते हैं कूलाम होता है और एरिया का मालूम है मीटर स्क्वायर। बीमा हो जाएगी इसकी, बीमा हो जाएगी, कूलाम का होता है 80 L स्क्वायर, हो जाएगा L इनवर्स 80, ये इसकी बीमा हो जाएगा। अब इसका इस्तेमाल हम वहाँ करते हैं जैसे वो खोखला गोला हो, ठोस गोला हो, चालक हो, है ना, जैसे ठोस गोला हो, चालक हो, खोखला गोला हो, अचालक चालक दोनों हो, उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके कारण किसी पॉइंट पर अगर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, या उस किसी अन्य पॉइंट पर कोई चार्ज रखा है तो उसके कारण उस पर कितना फोर्स लगता है, तो उस केस में इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं, इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। आगे हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब चलिए जैसे हम एक उदाहरण भी ले लेते हैं। हम गॉस पर में आएंगे तो वहाँ हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो हमने इसकी डिफिनीशन, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं, सिग्मा
मान लो कोई गोली कोश है जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है, उस पर Q चार्ज एक समान रूप से वितरित है, पृष्ठ घनत्व होगा आवेश। अब यहाँ पे जानते हैं कि ए एरिया पे अगर Q चार्ज है तो एकांक एरिया पे Q बाई ए होगा, डिफिनेशन से इसी को सिग्मा कहते हैं। सिग्मा मतलब किसी चालक के लिए कांस्टेंट होगा। और एक चीज़ इसमें यह होगा कि सिग्मा जो होता है वो किसी नुकीली वस्तु हो उसके लिए सिग्मा अधिक होता है, और समतल पृष्ठ के लिए, नुकीले पृष्ठ के लिए सिग्मा का मान अधिक होता है। अब चूँकि जो सिग्मा होता है वो प्रोपोर्शनल होता है 1/r, जो है वक्रता त्रिज्या होती है। क्या होती है? वक्रता त्रिज्या। ये चीज़ अभी आगे आएगा जब हम लोग धारिता पढ़ेंगे तो आप लोग हो जाएगा कि जो पृष्ठ घनत्व होता है, आवेश घनत्व होता है, वो पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वक्रता त्रिज्या की क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। तो याद रखें, वहाँ फिर हम लोग चर्चा करेंगे। और एक चीज़ ये भी जानते हैं कि आप लोग की वक्रता जो होती है वो भी समानुपाती होती 1/, वक्रता त्रिज्या। आप सिंपल देख सकते हैं कि जो चीज़ जितना ही वक्र होता है उसकी वक्रता त्रिज्या उतना ही कम होती है। वक्रता अगर कम है तो वक्रता त्रिज्या उतने ही बड़ी होती है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि एक ऐसा है और एक थोड़ा सा ऐसा है, फिर हमने थोड़ा सा ऐसा है, फिर हमने थोड़ा ऐसा है। देखिए, अब इसको अगर हम एक पूरा गोला बनाएं तो इसकी वक्रता त्रिज्या से कितनी है? अगर ये क्योंकि ज़्यादा वक्रित है। अब ये देखिए थोड़ा कम वक्री है, अगर इसे हमने थोड़ा सा गोला बनाया तो इसकी वक्रता त्रिज्या बढ़ गई, यानी वक्रता घटी तो वक्रता त्रिज्या बढ़ गई। इसी तरह इसकी ये समतल हो गया तो इसकी वक्रता त्रिज्या अनंत। किसी समतल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या जो होती है वो अनंत होती है। किसी समतल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? अनंत होती है। तो जो जितना अधिक वक्री होगा उसकी वक्रता त्रिज्या उतना ही कम होगी। तो उसी तरह से R का मान, यानी जितना वक्रता अधिक होगी R उतना कम होगा, वो सिग्मा उतना अधिक। तो नुकीले चीज़ की क्या होती है? अब जैसे कि देखते हैं नुकीले चीज़ है, ये नुकीला है और ये समतल है। तो नुकीले चीज़ की अब क्या है, इसको लेकर के या इस तरह से ऐसा कोई चीज़ है तो ये थोड़ा सा नुकीला है, तो यहाँ पे अगर इसको बनाएंगे तो छोटा बनेगा। तो चार्ज, और ये थोड़ा सा फ्लैट है, इसको अगर हम बनाएंगे तो बड़ा बनेगा। तो यहाँ पे चार्ज की डेंसिटी ज़्यादा होगी, यहाँ पे चार्ज की डेंसिटी कम होगी। यहाँ पे चार्ज की डेंसिटी ज़्यादा होगी और इस समतल वाले भाग में चार्ज की डेंसिटी कम होगी। चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है कि यहाँ चार्ज पास पास होंगे, सघनता ज़्यादा होगी, और यहाँ दूर दूर होंगे। तो इस तरह से क्या हुआ कि नुकीले पृष्ठ की चार्ज पृष्ठीय आवेश घनत्व अधिक होता है नुकीले। हालांकि हम इसको आगे और भी चर्चा करेंगे, हम लोग अगले चैप्टर में धारिता वाला जो है वहाँ पे है नुकीले पृष्ठ की पृष्ठीय आवेश घनत्व अधिक तथा समतल पृष्ठ का आवेश घनत्व जो होता है बहुत कम होता है। सिग्मा की वैल्यू जो निर्भर करती है वो आकार पे। पहली बात ही आकार पे हो गया, पृष्ठ समतल है या नुकीला। फिर उस पृष्ठ के अगल बगल अगर कोई चालक पदार्थ हो, कुचालक पदार्थ हो, तो उसकी उपस्थिति पे भी सिग्मा का मान निर्भर करता है। यानी कि सिग्मा का मान जो होता है चालक के आकार
चालक के समीप अन्य चालक या अपचालक पदार्थ की उपस्थिति पर निर्भर करता है। तो ये बात जो हमने लास्ट में लिखी है, जो हम लोग धारिता पढ़ेंगे परिभाषा वहाँ पे फिर से दोहराया जाएगा। तो ये है, नुकीली चीज़ जहाँ होती है वहाँ आवेश का घनत्व ज़्यादा होता है, वहाँ का पोटेंशियल ज़्यादा होता है, और जो समतल पृष्ठ होता है वहाँ आवेश का घनत्व बहुत कम होता है। अब बिल्कुल उसी तरह से है जैसे कि मान लीजिए कि ये कोई पृष्ठ है, इस पर प्लस चार्ज है इस तरह से, या हम इसे गोलाकार भी ले सकते थे, और इसके कारण किसी पॉइंट पी पे में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मालूम करना है। अब चूंकि ये जो चार्ज है पूरे पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित है, जिसका हमने मालूम क्यू है, तो ये पॉइंट चार्ज की तरह काम नहीं करेगा, तो हम डायरेक्ट कूलम फोर्स नहीं लगा सकते यहाँ। डायरेक्ट कूलम फोर्स मान लो कूलम फोर्स हम नहीं लगा सकते, क्योंकि वो पॉइंट चार्ज के लिए ही लगता है। तो अब चूंकि यहाँ पे हम वही काम करेंगे कि एक छोटी सी एरिया लेंगे, और छोटी एरिया, और जिसको हम ds या dA कह लेते हैं, जो भी ले लो, चलो ds एरिया। इतनी छोटी एरिया है जिसपे चार्ज जो हम मान लेते हैं dq, जो हम बिंदु आवेश की तरह बिहेवियर करेगा, ऐसा बिंदु आवेश की तरह बिहेवियर करेगा। अब ये चार्ज हम बिंदु आवेश, अब यहाँ पे जैसे हमें सिग्मा है, सिग्मा क्या है, u/s, या हम इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं dq/ds। तो dq की जगह हम क्या प्रयोग करेंगे, सिग्मा ds, सिंपल, क्योंकि dq हमको पता नहीं है, इसलिए उसको हटा करके हम ये रहेंगे, और सिग्मा हमको ऑलरेडी पता रहेगा, दे रखा रहेगा। अब हम dq के कारण जो होगा बिंदु P पर क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं। तो ये भी स्मॉल होगा, वो होगा फार्मूला आप जानते हैं, कूलम फोर्स dq कितनी दूरी पे r² पे, और जिसकी एरिया है यहाँ पे मान लीजिए s है। अब पूरे पृष्ठ के कारण क्या होगा, अब यहाँ पे थोड़ा सा इंटीग्रल का इशारा लिया जाता है। पूरे पृष्ठ के कारण बिंदु P पर क्षेत्र की तीव्रता E हो जाएगा, इंटीग्रेशन हम इंटीग्रेट करेंगे यस के हिसाब से, वो तो हमारा जब न्यूमेरिकल होगा या जो चीज़ दिया होगा उस हिसाब से हम लिमिट लेंगे। जब यहाँ एरिया ले रहे हैं तो यस दिखा देंगे, वहाँ हमने लाइन लिया था तो यल दिखा दिया था। और यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे लिख देंगे वो चीज़, और dq/r², और जो चीज़ कांस्टेंट है उसे बाहर ले लीजिए, हमारा आ जाएगा s, dq को चेंज कर दीजिए, या एक लाइन यहीं पर लिख लेते हैं, और dq को क्या लिख सकते हैं हम लोग, सिग्मा ds/r², जो कांस्टेंट है बाहर तो बाहर आ जाएगा, सिग्मा r², यहाँ पे ds का हम इंटीग्रेट करेंगे तो यस आएगा, तो इसकी एरिया आएगी चाहे जो आए, तो ये हो जाएगा। अभी अगर हम मान लीजिए यहाँ पे कोई चार्ज रखा हुआ है तो फोर्स क्या हो जाएगा,
भाई सिग्मा क्यू नॉट 4πε r² एस डी एस। सिंपल, ये हो जाएगा। अब चलिए हम तीसरे आवेश घनत्व के बारे में बात करते हैं। तीसरा आवेश घनत्व वो है जो आयतन आवेश घनत्व है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो हमारा तीसरा है आयतन आवेश घनत्व। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। उसी तरह से जैसे प्रति एकांक लंबाई, प्रति एकांक क्षेत्रफल या प्रति एकांक आयतन। प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। आयतन आवेश घनत्व कहते हैं और इसे जो है रो से प्रदर्शित करते हैं। से रो से यदि कोई अचालक गोला हो, अचालक होगा, उस पर अगर हम चार्ज देंगे तो पूरे आयतन में रहेगा, बाहरी पृष्ठ पे नहीं आता। अगर हम चालक को चार्ज देते हैं तो वो बाहरी पृष्ठ पे आ जाता, अंदर नहीं रहता। चालक को अगर देंगे, इसीलिए हम किसी अचालक गोले पर Q आवेश पूरे आयतन में एक समान रूप से वितरित है, तो चालक का जो होगा, तो गोले का जो होगा वितरित है, जिसकी त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर है, जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है। तो इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या हो, आयतन आवेश घनत्व क्या होगा, रो क्यू वॉल्यूम क्या होता है 4/3 क्यू। यानी यहाँ पे रो जो है आर क्यूब के, वहाँ R² के होता है। आगे हम लोग देखेंगे कि जो सिग्मा था वो R या R² के रूप में था। तो ये चीज़ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका मात्रक अगर देखेंगे तो मात्रक वही होगा, क्यू का कूलाम होता है और आयतन का घन मीटर होता है, यानी कूलाम L³ होता है। घन मीटर, इसकी जो बीमा होगी वो सिंपल है, इसकी 80 होती है क्यू की IT से, और ये L³ होता है, यानी कि L इनवर्स 80 और -3 ये इसकी बीमा होगी। इसका हम इस्तेमाल वहाँ करेंगे जहाँ कोई कुचालक गोला हो, उसको चार्ज क्यू दिया गया, उसके कारण किसी बाहर पॉइंट पर भी कोई छेद की तीव्रता पूछे या कोई बाहर चार्ज रखा उस पर फोर्स पूछे, वहाँ इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये था आयतन आवेश घनत्व। प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को
आयतन आवेश घनत्व कहते हैं, रो से प्रदर्शित करते हैं किसी अगर अचालक गोले पर क्यू आवेश पूरे आयतन में एक समान रूप से वितरित है जिसकी त्रिज्या r है, तो उसका पृष्ठ आयतन आवेश घनत्व बाय डिफिनीशन ये होता है। पूरे वॉल्यूम में क्यू चार्ज है तो एकाम में क्यू बाय बी, इसी को परिभाषा से रो कहते हैं। ठीक, अब जैसे है कि हम लोग ये है कि इसके कारण हम मान लीजिए कि कोई ऐसी चीज़ है, कोई ठोस चीज़ है या कोई ठोस गोला ही बना सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं ऐसा घन ही, गोला भी ले सकते हैं, ठोस गोला ले लेंगे, अचालक गोला है, चार्ज की पूरा एक समान रूप से चारों विपरीत है। और इसके कारण हमें पॉइंट P पे r दूरी पे जो है सेंटर से, इसका सेंटर मान लीजिए वो है, या सेंटर में मतलब यहाँ से वहाँ से जहाँ पे हम पॉइंट चार्ज मानेंगे, दूरी वहाँ से लेंगे जहाँ हम पॉइंट चार्ज मानेंगे, फिर तो हम पूरे के लिए निकालना होगा तो इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट क्या करता है कि जोड़ देगा, सबको एक एक करके जोड़ देगा तो पूरे के कारण निकल जाए। जैसे हम लोग पूरे तो पॉइंट चार्ज है नहीं, यहाँ पे हम एक छोटा सा गोला लेते हैं जिस पे चार्ज होगा dq, और इसका जो वॉल्यूम dv ले लेते हैं, r दूरी पे है यहाँ से, तो इस dq के कारण फिर उसी तरह से बिंदु P पर छेद की तीव्रता क्या होगी, dE हो, dq है तो dE 1/4πε0 dq/r²। वेरी सिंपल। और पूरे गोले के कारण क्या हो जाएगा, हाँ यहाँ पे देख सकते हैं कि जो रो होगा वो q/b होगा, या इसी को हम लोग dq/dv भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से dq जो हो जाएगा रो dv। पूरे गोले के कारण बिंदु P पर छेद की तीव्रता क्या हो जाएगी, E होगी। अब इसका इंटीग्रेट कर देंगे, वॉल्यूम लगा देंगे, मतलब हमारा जो लिमिट है वो संकेत यहाँ पे क्या है V, V मतलब वॉल्यूम का। अब यहाँ पे क्या है, dq की जगह क्या लिख सकते हैं, रो dv r², या जो चीज़ कांस्टेंट है उसे बाहर ले लीजिए, 4πε0 r²। इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। हमें मान लीजिए यहाँ पे कोई चार्ज रखा है, फोर्स निकालना है तो उस पर कितना लगेगा, तो ये फार्मूला आप ऑलरेडी जानते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा Q0 रो 4πε0 r² इंटीग्रल ऑफ d। तो इसका इस्तेमाल कर करके हम किसी अचालक गोले पर जिसके पूरे वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, उसके कारण किसी पॉइंट पर बाहर छेद की तीव्रता और वहाँ पे अगर कोई चार्ज है तो इसके कारण फोर्स निकाला जा सकता है। ठीक, अब हम जो है एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। कोई रॉड है, पतला रॉड है, तार है, उस पर चार्ज है और उसका थोड़ा सा हम एक बीमाई दे रखी है, लंबाई का है, और उससे एक छोर से उसके a दूरी पर है। तो हम एक जनरल फार्मूला निकाल देते हैं, हालांकि हमने वो बता ही दिया है, फिर से एक न्यूमेरिकल के रूप में एक चीज़ ले लेते हैं।
तो ये इस फार्मूले का हम इस्तेमाल करके किसी चालक गोला है जिसके पूरे बालों में चार्ज है, हम निकाल सकते हैं फोर्स तीव्रता। अब जैसे कि हम ये कह रहे हैं, क्वेश्चन है कि ये एक रॉड है पतली सी, यह लंबाई, रॉड क्या एक तार है, इसके प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से चार्ज क्या है, डिस्ट्रीब्यूट है। अब जिसका जो लैम्डा दे रखा है, लैम्डा क्या है, वो मान लीजिए अगर इसके चार्ज क्यू है तो लैम्डा हो जाएगा क्यू बाई। हालांकि अगर मान लीजिए क्यू नहीं पता है तो हम इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, लैम्डा बराबर डी क्यू होता है। लेकिन लैम्डा पता रहेगा। अब क्या करना है कि इससे हमें ए दूरी पर एक पॉइंट पी है, वहाँ पे छेद की तीव्रता निकलेगी। तो चूँकि ये प्लस चार्ज है तो इसके कारण यहाँ पे छेद की तीव्रता दूर की होगी, इसको हम लोग पूरे के कारण तो ये होगी, लेकिन अभी हम लोग क्या है एक पॉइंट चार्ज बनाएंगे जैसे हमने अभी पहले कहा था, क्योंकि ये पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, पॉइंट की चार्ज की तरह बिहेवियर तो है नहीं इसका, तो इसीलिए हम लोग क्या है एक छोटा सा पोर्शन लेंगे जिसको हम लोग डीएल कहेंगे, और ये मान लेंगे कि डीएल पे जो चार्ज होगा वो डी क्यू है जो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेवियर करेंगे। तो इसका हम एक पोर्शन ले लेते हैं। देखिए इसमें एक चीज़ और है कि आप इसका सेंटर भी ले सकते हैं, द्रव्यमान के लिए मान सकते हैं कि पूरा चार्ज द्रव्यमान केंद्र पे केंद्रित है। हालांकि ये मास की तरह से बिहेवियर नहीं करता, जैसे मास में होता है कि पूरा जो भार है या पूरा मास होता है वो रॉड के सेंटर पे होता है, जिसको हम उसका द्रव्यमान केंद्र कहते हैं, वही उसका सब द्रव्यमान केंद्रित माना जाता है। वो चार्ज के केस में गलत होता है, ऐसा नहीं होता, इसीलिए हम उसको पूरी चार्ज के इसके द्रव्यमान केंद्र पे नहीं मान सकते। तो हम क्या करेंगे कि इसका एक छोटा सा पोर्शन लेंगे और जिसको हम लोग डीएल मानेंगे और कहेंगे कि इसकी चार्ज डी है, और इस पोजीशन से इसकी दूरी को मान लेते हैं क्या एक्स। डी क्यू एज ए पॉइंट चार्ज हो गया। अब हम क्या करेंगे कि डी क्यू के कारण जो है बिंदु पी पर क्षेत्र की तीव्रता निकाल लें, और वो होगी डी ई। फार्मूला कूलम फोर्स लगा सकते हैं, डी क्यू कितनी दूरी पे एक्स, कितनी दूरी आर भी मान सकते हो, आर स्क्वायर हो जाएगा, या इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/4 डी क्यू की जगह क्या हो सकता है लैम्डा डी एल एक्स स्क्वायर। डी क्यू मतलब लैम्डा डी एल बाई डिफिनीशन, लैम्डा हमें दिया है। अब चूंकि ये पूरे छोटे पोर्शन के कारण, अब पूरे तार या पूरे रॉड के कारण अगर हमको निकालना है पूरे रॉड के कारण, तो हमें जानते हैं इसके बाद क्या करना होता है, इंटीग्रेट करना होता है लिमिट के हिसाब से, इंटीग्रेट करके इसकी लिमिट ले लेते हैं। तो हम लिखेंगे पूरे तार के कारण या पूरे रॉड के कारण पी पर क्षेत्र की तीव्रता। अब यहाँ पे इसका इंटीग्रल कर देंगे तो आ जाएगा ई लैम्डा डी एल एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे लिमिट क्या लेना है, चाहे तो हमें इसको रॉड का लेना है सिर्फ, तो 0 to L लेना है, 0 to L
या ये पूरी लंबाई लेंगे तो यल प्लस ए में से इसको घटा देंगे, क्योंकि लिमिट जब लेते हैं तो हायर लिमिट में से लोअर लिमिट का डिफरेंस लिया जाता है। तो अगर हम लिमिट जो है ए लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे लेंगे ए प्लस यल, तभी यल बचेगा। ए प्लस यल में से ए घट जाएगा तो यल बचेगा। या इसको 0 to यल भी ले सकते हैं, क्योंकि हमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ तक है, यल लंबाई तक। तो हमें लिमिट भी ऐसे लेना है कि यही मिले यल। अगर हम ए और ए प्लस लेंगे, जैसे ये है, इस चीज़ को घटाना है, जो चीज़ कम करना होता है वो नीचे है, और पूरे में से इसको घटा देंगे तो ए प्लस ए और ए प्लस यल में से ए कम कर देंगे तो यल बचेगा। या तो फिर इस लेंथ को ना माने, 0 to यल मान सकते हैं तो पूरी लंबाई आएगी। यल माइनस 0 तब भी यल आएगा, या ए प्लस यल माइनस ए तब भी यल आएगा। जो लिमिट, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की जाती है। अब चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो चीज़ कांस्टेंट क्या है, ये चीज़ बाहर ले लेते हैं, क्योंकि अब यक्स वेरिएबल हो गया। हालांकि हमने जो पीछे लिया था वो फिक्स ले लिया था यहीं पर। यहाँ पे अब ये पोर्शन कहीं भी हो सकता है, ये भी, क्योंकि यक्स यहाँ वेरिएबल है तो यक्स तो यहाँ रहेगा ही। इंटीग्रल करेंगे ए प्लस यल से, और रहेगी बात यहाँ पे डी एल ऑन एक्स स्क्वायर। डी एल अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ पे सॉरी एक चीज़ ये है, ये चीज़ हमें डी, जब हम मैंने वेरिएबल एक्स रखा है तो इसे हमें डी एक्स रखना चाहिए। सॉरी इसके लिए, ये चीज़ जो है, अगर वेरिएबल हम डायरेक्ट यल लेते तो ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है छोटा सा पोर्शन है, इसको हम लोग डी एक्स लेंगे, ये दूरी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी एक्स है, तो ये वाली दूरी जो हमें छोटा वो डी एक्स लेंगे, ताकि सेम चीज़ मिले। यहाँ पे डिफरेंट मिल रहा है, डी एल और एक्स स्क्वायर दोनों अलग अलग हैं। तो आप यक्स को डी एल के हिसाब से इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, यक्स का इंटीग्रेशन जो है डी एक्स के हिसाब से होता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे डी एक्स ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो डी क्यू है वो डी एक्स हो जाएगा, और ये भी हमने जो ले रखा है वो डी एक्स। अब क्या है, अब सेम हो गया, यानी कि हमें एक्स का इंटीग्रेट करना है डी एक्स के हिसाब से। तो अब क्या है, इंटीग्रल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये लैम्डा है 4 पाई साइलन नॉट। इंटीग्रल करेंगे 1/x स्क्वायर का होता है 1 माइनस एक्स होता है, लिमिट ए प्लस यल। अब जैसे कि x के पावर n होता है तो इसका इंटीग्रल होता है x के पावर n प्लस 1 होता है। तो चूँकि हमें एक्स स्क्वायर ऊपर ले जाएंगे तो एक्स के पावर -2 हो जाएगा। यहाँ पे आगे कर लेते हैं डी एक्स के रूप में, तो ये हो जाएगा एक्स के पावर -2 प्लस 1 और 2 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा, -1 बचेगा और यहाँ पे -1, इसको ऐसे कर सकते हैं। ठीक, ये फार्मूला है, इसी का इस्तेमाल। अब क्या है, इसमें पहले लिमिट रखते हैं अपर, फिर इसको लोअर लिमिट रखते हैं। देखिए अपर लिमिट रखेंगे तो माइनस जो है वो बाहर, या रहने दीजिए, माइनस क्या हो जाएगा, एक्स की जगह क्या रखेंगे, ए प्लस यल।
फिर माइनस घटाते हैं, पहले से माइनस हो तो ये प्लस हो जाएगा। और x की जगह क्या रखना, लोअर लिमिट a, अपर लिमिट पहले माइनस करके लोअर लिमिट। अब चूँकि ये माइनस a प्लस है तो इसको बाद में रख लीजिए, इसलिए ये हो जाएगा λ/4πε0 पोस्ट में 1/8 पहले आ जाएगा माइनस 1/8। ये हमारी तीव्रता हो जाएगी। अगर हमें यहाँ पे कोई चार्ज फोर्स निकालना है तो उस चार्ज से इसमें गुणा कर देना है, उस चार्ज से हमें क्या कर देना है, यहाँ पे गुणा कर देना है। अब देखिए, चूँकि हमने जो ये वेरिएबल जो लिया है, जैसे हमने x लिया है, तो यहाँ पे जो छोटा सा पार्ट लेंगे वो dx लेंगे, ना कि dl लेंगे, ताकि हम जिस इंटीग्रेट करें तो ये दोनों सेम मिले। क्योंकि यहाँ पे अगर हम dl लिख देते हैं तो x का dl के सापेक्ष इंटीग्रेट नहीं कर सकते, x का dx के हिसाब से ही होगा, या तो फिर हमें ये l लेना पड़ता। तो इसीलिए यहाँ पे dx मानेंगे, तो x का इंटीग्रल dx के हिसाब से आराम से हो जाएगा। क्योंकि इसमें हमने उसमें जो लिया था वो सीधा एक तार लिया था, तो हर पार्ट से दूरी बराबर थी, तो ये हो जाता। अब चूँकि तार इस तरह से लिया गया है तो ये पार्ट अलग अलग होगा, ये वाली दूरी वेरिएबल होगी, तो इसी रूप में जो हमें पार्ट लेंगे, हमने ये वेरिएबल x लिया है तो इसे dx लेना जरूरी, ताकि हमारे काम में आसानी हो जाए, सुविधा हो जाए। तो इस तरह से हम जो है इंटीग्रेट करके किसी तार पे या रिंग पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है तो हम जो है फोर्स किसी पॉइंट को उसके कारण छेद की तीव्रता निकाल सकते हैं। इसमें थोड़ा सा चार्ज डेंसिटी का और इंटीग्रेशन का थोड़ा सा रोल है। ये सिंपल फार्मूला है जो हमने यहाँ पे अप्लाई किया है, और लिमिट रखते हुए पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखते हैं। तो चलिए, इसके जो है इस पे आधारित जो दो न्यूमेरिकल हैं, उन दो न्यूमेरिकल को अभी देखा जाए तो एक न्यूमेरिकल अभी हम इसके ऊपर कर देते हैं, या उन दोनों न्यूमेरिकल को हम जो अगले वीडियो लेक्चर में रखते हैं। हाँ, एक चीज़ हम जो है वो एक इसके पहले वाले वीडियो में हमने एक सवाल बताया था, जिसमें उस सवाल में HCl अणु था, तो H और Cl के बीच की जो गैपिंग थी वो नहीं दे रखी थी, ये होती है 6 एंगस्ट्रॉम उस सवाल में। तो वहाँ पे आप 6 एंगस्ट्रॉम रख करके उस सवाल को हल कर सकते हैं। वो था द्विध्रुव का आघूर्ण निकालना था, 2L × Q था, तो वहाँ पे 2L की जो वैल्यू है वो 6 एंगस्ट्रॉम थी, 6×10⁻10 मीटर। तो इस तरह से वहाँ सवाल लगा सकते हैं, क्योंकि उस सवाल में दिया नहीं था, ये अंडरस्टूड मतलब फिक्स वैल्यू होती है, तो 6 एंगस्ट्रॉम होती है। तो चलिए, इस पे आधारित कुछ न्यूमेरिकल हैं, एक दो न्यूमेरिकल हैं जो उससे हम लगाएंगे, और इसके बाद हम लोग जो है चर्चा करेंगे और विद्युत फ्लक्स के बारे में, कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है
और हम लोग बंद पृष्ठ, ओपन पृष्ठ और विद्युत फ्लक्स का फार्मूला, मात्रक, ये सब अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।